गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सबों का फिर से बहुत बहुत अभिनंदन है इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला सॉल्व करते जा रहे हैं और ये श्रृंखला जारी रहेगी आपकी सेवा में। कृपया करके आप इसे ध्यानपूर्वक सुने, प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन जरूर सुने। लेट्स सी। पहला प्रश्न इकोनॉमिक सेक्शन से होगा। आपको बताना है इकोनॉमिक सेक्शन में आपको कितना मजा आता है। देखिए, लेट्स सी। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द टर्म डेमोग्राफी डिविडेंड। डेमोग्राफी डिविडेंड का क्या मतलब होता है? ए राइज इन द ग्रोस एम्प्लॉयमेंट रेशियो ऑफ अ कंट्री ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी, a rise in rate of literacy due to the development of educational institution in different parts of the country, a rise in the rate of economic growth due to the higher share of working age population। तो यही सही जवाब है। देखिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड को आप इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा इसको परिभाषित किया गया है। इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम शिफ्ट in a population age structure, mainly when the share of working age population is larger। ध्यान रहे, वर्किंग एज पॉपुलेशन का जो शेयर है अगर ज़्यादा हो देन द नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन, तो शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द नॉन वर्किंग एज शेयर ऑफ पॉपुलेशन, देन यू कैन सिंपली से दैट दिस इज अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। जनसंख्या लाभांश। डिपार्टमेंटल ऑफ फिनेंशियल सर्विस DFS oversees several key programs initiatives। क्या क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स पॉलिसी सपोर्ट, नंबर वन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो क्या डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो है ओवरसीज ध्यान है ओवरसीज, ये कई प्रोग्रामों या इनिशिएटिव्स को रन करता है, सपोर्ट करता है। तो इसमें तीनों के तीनों सठन सही है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज DFS ओवरसीज several key programs or initiative and reforms of the government concerning of the banking sector, insurance sector, pension sector in India। The department provides policy support to the public sector bank, public sector insurance company, development financial institution like National Bank for Agriculture, Rural Development, NABARD। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये किस किस सेक्टर में एक तरह से भूमिका निभाता है। तो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे नाबार्ड हो चाहे एग्जिम बैंक हो, सबको मदद करता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। GSEC इल्स के बारे में पूछा जा रहा है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड आर इंस्ट्रूमेंट दैट गवर्नमेंट्स यूज टू बोरो मनी। GSEC yield indicates that broader trend of interest rate in an economic। GSEC yields का मतलब क्या है कि broader trends of interest rate। If GSEC yield start going up, it means lending to the government is becoming riskier। इसका क्या मतलब है कि इट मीन लेंडिंग टू गवर्नमेंट, सरकार को उधार देना, बॉन्ड खरीद लेना क्या रिस्कर होता है? देखिए, जब सरकार के आप बॉन्ड में अधिक से अधिक पैसा लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बॉन्ड का प्राइस तो बढ़ जाएगा ना। और जब बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा तो बॉन्ड का यील्ड जो है वो जस्ट अपोजिट होता है। तो अगर गवर्नमेंट यील्ड्स
या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का यील्ड जो है वो राइज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि बॉन्ड की प्राइस की कीमत जो है घट रही है। ठीक है, तो पहला तो सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। गवर्नमेंट सेक या फिर गवर्नमेंट इन सिक्योरिटीज या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर द इंस्ट्रूमेंट दैट गवर्नमेंट्स यूज टू बोरो मनी। जी से कैरी द लोएस्ट रिस्क ऑफ द ऑल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें सबसे कम रिस्क होता है। आप जितना इन्वेस्टमेंट कीजिएगा कहीं भी, उसमें से सबसे कम अगर रिस्क है तो वो है गवर्नमेंट के बॉन्ड में, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में। हाउ आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यील्ड कैलकुलेटेड? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यील्ड्स change over time, often several times during a single day। एक ही दिन में कई बार परिवर्तन हो सकता है। This happens because of the manner in which government securities are structured। Every government securities has a face value, coupon payment and price। तो किसी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एक फेस वैल्यू होगा, एक कूपन पेमेंट मतलब एक रेट होगा, और उसकी कीमत होगी। द प्राइस ऑफ द बॉन्ड यानी सेक, गवर्नमेंट सेक में और मे नॉट बी इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। जो आप बॉन्ड खरीदने जाइएगा, हो सकता है उस पर जो लिखा है उससे अलग भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। मे नॉट बी इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। अगर आप कोई बॉन्ड देखते हो, बॉन्ड में तो फेस वैल्यू लिखा हुआ ना, तो हो सकता है वो फेस वैल्यू से अलग हो। हियर एन एग्जाम्पल देखिए, सपोज द गवर्नमेंट फ्लोट्स ए 10 ईयर गवर्नमेंट सेक। ओके, 10 साल का एक बॉन्ड है, 10 साल मतलब 10 साल उसका मैच्योरिटी पीरियड है, और उसका फेस वैल्यू है 100 रुपया, और कूपन पेमेंट यानी कूपन रेट 5% है। 100 रुपया में 5 रुपया, यानी सीधा सीधा 5%। इफ वन वेयर वाई टू, और कोई चाहता है बाय दिस सिंगल गवर्नमेंट से फ्रॉम द गवर्नमेंट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको 100 रुपया सरकार को देना पड़ेगा आज। तो गवर्नमेंट विल प्रोमिस रिटर्न। तो ये कितने साल का था आपको पता होना चाहिए, 10 साल का था, तो टेन्योर 10 गुना। तो समझिए, द गवर्नमेंट विल प्रोमिस टू रिटर्न द सम ऑफ 100 एट द एंड ऑफ 10 ईयर। दूसरा बात है कि गवर्नमेंट हर साल जो है आपको 5% रेट से 10 साल तक का आपको रुपया देती रहेगी। एट दिस पॉइंट द फेस वैल्यू ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज इक्वल टू इट्स प्राइस एंड इट्स यील्ड इज 5%। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट तो 5% लेना है। अब सोचिए, हाउ डू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यील्ड्स गो अप एंड डाउन? इमेजिन ए सिनेरियो इन विच द गवर्नमेंट फ्लोट्स जस्ट वन सेक। केवल एक ही सेक है, एक ही बॉन्ड है बाजार में, अब दो लोग हैं और दोनों चाहते हैं इसको खरीदना, तो कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगा, विल इंस्यू। ओके, द प्राइस ऑफ द बॉन्ड में राइज, स्वाभाविक है, कस्टमर ज़्यादा है, खरीदने वाले ज़्यादा है, बॉन्ड एक ही है। अब क्या होगा ना, अब देखो इसका फेस वैल्यू 100 रुपया की जगह 105 रुपया हो जाएगा। तो बॉन्ड प्राइस, तो प्राइस ऑफ द बॉन्ड में राइज फ्रॉम 100, मतलब इसका फेस वैल्यू तो 100 है, लेकिन वो 100 में नहीं बेचेगा, अब वो 105 में बेचेगा। नाउ इमेजिन अनदर लेंडर इन द पिक्चर विच पुशेस द प्राइस फर्दर अप टू 110। तो हो सकता है वो 110 में भी बेच जाए। बट हियर द एक्चुअल क्रूशियल थिंग, द कूपन पेमेंट तो अभी भी 5% ही है ना, तो अब वो 105 पे 5% या 110 पे 5% मिलेगा। सो अगर इफ यू बाउट द बॉन्ड एट 100, द yield इज 5%, बट इफ द प्राइस ऑफ द बॉन्ड गोज अप, अगर प्राइस बढ़ा दिया जाए तो 105 का फिर 5% निकालिएगा, तो स्वाभाविक है 5 से तो कम ही ना आएगा। कितना आएगा बताइए तब? तो अब जो इंटरेस्ट रेट है, अगर 5% नहीं बल्कि अब तो नीचे आएगा ना भाई, चेंजिंग तो हो गया ना। क्योंकि अगर 100 से 105, तो 5% का चेंज हुआ, 5 रुपये का चेंज हुआ अपॉन
105 लीजिएगा, नीचे है तो स्वाभाविक है आपको। अब क्या होगा ना, देन यील्ड विल बी फॉल, यानी प्राइस बढ़ा तो यील्ड घट गया, इट विल बिकम 4.76% बिकॉज द सेकंड पर्सन अगर विल बी बेटिंग ₹5 ओवर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 105. Further, if the bidding leads to the price going to the 110, then the price थर्ड पर्सन के लिए तो रेट 110 हो जाएगा। बाउंड द बॉन्ड yield हैज फॉल ऑन 4.54 हो जाएगा, बिकॉज थर्ड पर्सन के लिए क्या होगा, उसने ₹110 इन्वेस्ट किया और इंटरेस्ट रेट तो 5% ही है, तो उसका और भी कम हो जाएगा ना, रिटर्न तो उसका 5 ही है ना। What do you GSEC yields show? GSEC are the safest investment in any economy, and GSEC yield its lowest risk free interest rate in any economy. As such, they are a good way to figure out the broader trend of the interest rate in economy. तो इसके मदद से आप आराम से GSEC yield की मदद से आप आराम से इस बात का अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या है बाजार में। इफ GSEC yields जैसे कि 10 ईयर बॉन्ड का आर गोइंग अप, ऊपर जा रहा है, it would imply that lenders are demanding even more from private sector firms और individuals, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है अब सरकार पे, क्योंकि उसका yield जो है ऊपर जा रहा है, यानी उसकी कीमत घट रही है, उसको बॉन्ड पे मतलब कोई रुचि नहीं है। That's because anyone else is riskier when compared to the government. That's because anyone else is riskier when compared to the government. It also none that when it comes to lending, interest rates rise with the rise in the risk profile. इंटरेस्ट तो बढ़ता ही है, जैसे जैसे रिस्क बढ़तेगा उसे से इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। As such, if GSEC yields start going up, जैसे जैसे going up होगा, ऊपर जाएगा GSEC yield, it means lending to the government is become riskier. इसका क्या मतलब है, lending to the government is becoming riskier. If you read the GSEC yields are going up, it suggests that the bond price are falling. But the price are falling because fewer people want to lend the government. Price are falling because fewer people want to lend the government. यानी सरकार पर भरोसा नहीं है और इकोनॉमिक पे भरोसा है। गवर्नमेंट यील्ड्स का अगर राइज होना तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक का बूमिंग की तरफ दिखा रहा है। Okay, next consider the following statement regarding small saving scheme in India. Public Provident Fund PPF, Sukanya Samriddhi Yojana, and National Saving Certificate NSC are categorized as a small saving scheme. Generally, the small saving scheme rates are linked to yields on the benchmark government bonds. As a social responsibility, RBI always keeps the interest rate of a small saving scheme higher than CPI inflation. पहली बात तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये सोचिए कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते इंटरेस्ट रेट हमेशा ज़्यादा रहेगा CPI इन्फ्लेशन से। इज इट राइट और रॉन्ग? थिंक अबाउट इट समथिंग। ऑलवेज कीप्स इंटरेस्ट रेट स्मॉल ऑफ स्मॉल सेविंग्स हायर देन द CPI इन्फ्लेशन। अगर CPI इन्फ्लेशन मानते हैं 8% है तो क्या वो 10% देगी या 9% इंटरेस्ट रेट देगी? ऐसा कोई ज़रूरी है? ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो एक और दो ही सही है। देखिए, गवर्नमेंट्स मूव टू कीप इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट अनचेंज्ड कम्स एज अ सेटबैक फॉर द स्मॉल इन्वेस्टर। जो छोटे छोटे इन्वेस्टर है वो छोटा छोटा पैसा अपना जमा करते हैं, तो वो चाहते हैं ना कि गवर्नमेंट इस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए, लेकिन स्मॉल सेविंग फंड में अगर नहीं ज़्यादा मिल रहा है तो फिर फ़ायदा क्या? देखिए, इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, क्योंकि अभी तो लगभग 7% के आसपास है, तो बॉन्ड यील्ड्स हैव
राइजन बॉन्ड यील्ड्स और बढ़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड यील्ड दोनों, इन्फ्लेशन और बॉन्ड, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने से कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि बॉन्ड यील्ड्स का जो राइजन होना, नॉट ओनली विल द डिसीजन result in negative real rate of return after the adjustment for inflation, saver the pensioner, for saver and pensioner, but the status quo is also likely to promote bank to go slow in hiking deposit rates. Scheme जैसे कि public provident fund and small saving certificate will continue to carry an annual interest rate of 7.1% and 6.8% respectively in the early first quarter of the next fiscal year. Barring PPF, the Sukanya Samriddhi Yojana and other all small saving instruments are currently fetching negative real returns amid high inflation. इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो स्वाभाविक है, आप इस पर पैसा लगाएं तो आपका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तो इंटरेस्ट रेट जो है ना इन्फ्लेशन से भी कम है, तो क्या फायदा, तो खा लिया ना आपका. स्मॉल सेविंग रेट्स आर लिंक टू इल्स ऑन बेंचमार्क गवर्नमेंट बॉन्ड्स. स्मॉल सेविंग रेट जो है वो लिंक कर दिया था किससे, बेंचमार्क गवर्नमेंट बॉन्ड किसके. बट डिस्पाइट द अपवर्ड मूवमेंट इन द जी सेक yields, the government has not increased the interest rate. जी से ऊपर जाने के बावजूद भी सरकार ने इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया. ऑन टैप लाइसेंसिंग प्रोवाइडेड बाय आरबीआई, व्हाट डू यू मीन. ऑन टैप लाइसेंसिंग का क्या मतलब है. ऑन टैप लाइसेंसिंग का मतलब होता है कि ओपन ओनली specific dates. RBI window granting banking license will be open throughout the year. Yes. ऑन टेप लाइसेंसिंग का मतलब होता है आरबीआई विंडो फॉर ग्रांटिंग बैंकिंग लाइसेंसेस विल ओपन थ्रू आउट ईयर. सालों भर खुला रहेगा लाइसेंस लेने के लिए. आइए, आप स्वागत है आपका. इंडिया हैज़ कम ए लॉन्ग वे इन लिबरेटिंग द कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन in the last 3 decades and currently has a partial capital account convertibility. Which of the recent move indicates the above statements? Easing of external commercial borrowing, introducing the fully accessible route through which non-resident in NRI can invest in a specified government securities without any restriction, increasing the foreign portfolio investment limits in the Indian debt market, allowing outbound FDI by the Indian incorporated entities. Sabka sab. India has a long way in liberating the capital account transaction in the last 3 decades and currently has a partial capital account convertibility. Some of the recent moves: increasing the foreign portfolio investment limits in the Indian debt market, introducing the fully accessible route through the which non-residents can invest in a specified government securities without any restriction, and easing of the external commercial borrowing framework by relaxing in the user restriction. Inward FDI is allowed in most of the sectors, and outbound FDI by Indian corporate entities is also allowed as a multiple of their net worth. Which of the following are regulated by the RBI? Merchant bank, venture capital and fund company, cheat fund companies. वेंचर कैपिटल चीट फंड आरबीआई के द्वारा कहाँ से कंट्रोल होता है. नन ऑफ द अबव. मर्चेंट बैंकर, वेंचर कैपिटल फंड कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर आर रेगुलेटेड बाय सेबी. चाहे मर्चेंट बैंक हो या वेंचर कैपिटल फंड हो या कंपनी हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, स्टॉक ब्रोकर्स हो, सब ब्रोकर्स हो, सब का सब रेगुलेटेड किया जाता है सेबी के द्वारा. एंड इंश्योरेंस कंपनी आर रेगुलेटेड बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी. लेकिन आपको जानकारी होगा कि चीट फंड कंपनीज आर रेगुलेटेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट. शारदा चीट फंड का घोटाला का आप सुने होंगे बंगाल में. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन. International Development Association is the part of IMF that helps the world's poorest countries.
International Development Association lends money on occasional terms, sorry, concessional terms, जैसे कि at zero or very low interest rate charge and repayments are stretched to 30 to 40 years. International Development Association does not provide any grants to countries. ऐसा कुछ नहीं है, देता तो है ग्रांट, केवल दो सही है। और ये वर्ल्ड बैंक से जुड़ा हुआ है क्या? यस। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन is the part of the World Bank, okay, that helps the world poorest countries. International Development Association lends money on a concessional terms. Concessional मतलब बहुत रियायती दरों पर, बहुत ना के बराबर दर पर, कभी कभी तो जीरो भी हो सकता है। और इसका जो अवधि होता है वापस लौटाने का 30 से 40 वर्ष का होता है, इंक्लूडिंग ए 5 to 10 years ग्रेस पीरियड। उसके बाद आपको ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा 5 से 10 साल का। तो जो IDA है ऑल्सो प्रोवाइड ग्रांट्स टू द कंट्रीज एट रिस्क ऑफ डेप्ट डिस्ट्रेस। कभी कभी मतलब अनुदान भी बांटती है ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स SDR। स्पेशल ड्रॉइंग राइट इज एन इंटरेस्ट बियरिंग इंटरनेशनल रिजर्व एसेट created by IMF. The value of the SDR is not set by IMF, rather than it is directly determined by supply and demand in the market. It can be held and used as by member countries, private entities or individual। तीसरा स्टेटमेंट गलत है और केवल एक सही है। जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है वो एक इंटरेस्ट बियरिंग इंटरनेशनल रिजर्व एसेट होता है जिसका निर्माण IMF के द्वारा किया गया है 1969 से, एक सप्लीमेंट के रूप में, सप्लीमेंट रिजर्व के रूप में एसेट मेंबर्स ऑफ कंट्रीज। SDR इज ए बास्केट ऑफ इंटरनेशनल करेंसी जिसमें कि US डॉलर है, जापानीज येन है, यूरो है, पाउंड है, स्टर्लिंग है, पाउंड स्टर्लिंग एक साथ होता है, चाइनीज रेनबी है। इट इज नॉट ए करेंसी नॉर ए क्लेम ऑन IMF, but it is potentially a claim on freely usable currency of IMF members। तो IMF के मेंबर्स एक दूसरे से लेन देन तो कर ही सकते हैं SDR का। SDR देंगे, डॉलर ले सकते हैं IMF के देशों के साथ, उनके सदस्यों के साथ। The value of the SDR is not directly determined by the supply and demand in the market, but it is set by daily by the IMF on the basis of the market exchange rate between the currency included in SDR market। It can be held and used by the members countries, जैसे कि भारत का भी है SDR है, the IMF and the certain designated official entities, जिसको प्रिस्क्राइब होल्डर भी कहते हैं, but it cannot be held। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट एंटिटीज या इंडिविजुअल इसको अपने पास नहीं रख सकते। इट्स स्टेटस एज ए रिजर्व एसेट derives from the commitments of the members to hold, accept, honor obligation denominated in SDR। Under the stagflation economic phases, stagnant growth, rising inflation और हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा भाई, एक और दो सही है। Stagflation is an extreme economic situation, a peculiar combination of stagnant growth and rising inflation, leading to high unemployment। Generally, rising inflation is a sign of fast growing economy, as people have more money to spend higher amounts on the same quality of the goods। Similarly, when economic growth stalls, inflation is supposed to go down, and as a result of this stalled economic growth, unemployment tends to go up। Which of the following are the reason for the involuntary financial exclusion? Involuntary financial exclusion, not inclusion। इसे inclusion नहीं है, exclusion है। अनैच्छिक वित्तीय असमावेशन, lack of surplus income, remoteness of service provider,
हाई ट्रांजैक्शन कोस्ट, पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस रेंडर्स, सब के सब सही है। यही कारण है तो हमारे देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हो पाता है। क्या कारण है? एक तो लेक ऑफ सरप्लस इनकम, पैसे नहीं है, नॉट सुटेबल टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट, लैक ऑफ requisite documents, lack of awarenesses about the product, poor quality of service, remoteness of the service provider, high transaction cost, lack of trust in the system। यही सब कारण है, इंक्लूजन नहीं हो पा रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक। फॉर्मलाइजेशन ऑफ एन इकोनॉमिक means bringing companies under the regulatory regime of the government and subject to laws related to manufacturing and income tax. It stabilizes rule of law, provide benefits of the labor laws to the entrepreneurs and workers. It leads to more tax revenue with an increase in the tax to GDP। सब ऐसा ही है। Formalization of an economic means bringing companies under the regulatory regime of the government, subject to laws related to the manufacturing, income tax, formalization leads to more tax revenues with an increase in the tax to GDP ratio. Formalization provides a level playing field for tax compliant entities, expanding the tax base so that the burden falls more equitably on the all players rather than selected few. Transitioning economic towards formality brings benefit by establishing the rule of law, provide benefits of the labor laws to the entrepreneurs and workers. It enforces minimum wages, proper documentation of benefits by the employer. Formal jobs also end up ensuring the dignity of labor, enable productivity improvements as access to the formal training. Which of the following measures could be used by the government to control the sudden spike in the specific food items? कौन कौन से मेजर्स लिए जा सकते हैं अगर देख रहे हैं कि प्राइस अधिकांश चीज़ों का लगभग अचानक बढ़ गया? टेम्पररी बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इन्फ्लेटेड आइटम्स, imposition of stock limit under the Essential Commodities Acts, temporary prohibition on import of inflated items। दो तीन तो सही है, लेकिन एक्सपोर्ट को अगर बैन कर देंगे तो कहीं ना कहीं इस तो और भी संकट खड़ा हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए एक और दो सही है। टेम्पररी प्रोहिबिशन ऑन द इम्पोर्टेड ऑफ इन्फ्लेटेड आइटम्स, गवर्नमेंट रिव्यूज the price situation regularly and has taken a number of measures from time to time to stabilize the price of the foods item। इसमें क्या क्या करता है सरकार? एक तो बैनिंग ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ इन्फ्लेटेड फूड आइटम्स, अब एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, जो सामान यहाँ पर नहीं अब बाहर कैसे बेचिएगा। इम्पोजिशन ऑफ स्टॉक लिमिट टू प्रिवेंट होर्डिंग, ईजिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट को थोड़ा सा आसान बन दिया जाएगा, फैसिलिटिंग इम्पोर्ट्स एट ए इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, issuance of license for imports and reduction in import duties। बाहर से चीज़ों के लिए मतलब आप एक दरवाज़ा खोलिएगा। दिस दिस हैज रिजल्टेड इन द कूलिंग ऑफ द प्राइस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज ए टैक्स रेवेन्यू ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट? टैक्स रेवेन्यू, टैक्स से क्या क्या उठाता है? एक्साइज ड्यूटी, पर्सनल इनकम टैक्स थ्रू द स्पेक्ट्रम ऑक्शन, डिविडेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ डिविडेंड्स है, ध्यान रखिएगा, डिविडेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट तो रेवेन्यू ही है वो, क्योंकि उससे तो आपका कुछ मतलब लाइबिलिटीज तो क्रिएट हो नहीं रहा है, टैक्स रेवेन्यू। लेकिन ध्यान दें, टैक्स रेवेन्यू पूछा जा रहा है, टैक्स तो डिविडेंड तो होगा नहीं ना।
इनकम थ्रू द स्पेक्ट्रम ऑक्शन, ये भी नहीं है। एक और दो, टैक्स रेवेन्यू कंसिस्ट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ टैक्स एंड अदर ड्यूटीज levied by the central government. Tax revenue comprises of direct tax which fall directly on individual, जैसे कि पर्सनल इनकम टैक्स, जैसे कि कॉरपोरेशन टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक द एक्साइज टैक्स, ड्यूटी जो कि लेविट किया जाता है गुड्स प्रोड्यूस विद इन द कंट्री, उसको एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं, एक्साइज टैक्स बोलते हैं। एंड कस्टम ड्यूटीज, कस्टम जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के बाद देना पड़ता है। इसके अलावा सर्विस टैक्स है। नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात कर ले सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उसमें मेनली जो इंटरेस्ट प्राप्ति होती है, जैसे कि आपने किसी को लोन दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट तो की लोन देती है, लोन प्रोवाइड करती है ना, तो उसके ऊपर में उसको ब्याज तो मिलता है ना। तो लोन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विच कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल लार्जेस्ट आइटम ऑफ द नॉन टैक्स रेवेन्यू। डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स, dividends or profits on the investment made by the government and other receipts for the service rendered by the government। ये डिविडेंड्स प्रॉफिट्स इन्वेस्ट जो होता है इन्वेस्टमेंट पर। केस ग्रांट इन एड फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो आर इंक्लूडेड। उधर से कुछ विदेश से कुछ ग्रांट मिल जाए, एड मिल जाए, तो सब सब रेवेन्यू में आएगा, रेवेन्यू अकाउंट में। इनकम जनरेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द स्पेक्ट्रम ऑक्शन इज ए पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो याद रखिएगा, जो इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पेक्ट्रम के ऑक्शन से, स्पेक्ट्रम की नीलामी से प्राप्त होता है ना, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, टैक्स नहीं है, वो कमाई है। और ये कमाई वन साइडेड होता है, इसलिए इसको कैपिटल अकाउंट में नहीं डाल सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिजर्व एसेट। रिजर्व एसेट मस्ट बी readily available, controlled by the policy makers and easily transferable। रिजर्व एसेट आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, उसको पॉलिसी मेकर के हाथों में रखना होगा, नियंत्रण रखना होना चाहिए, और आसानी से एक दूसरे को ट्रांसफर किया जा सके। जैसे कि यूएस का डॉलर, गोल्ड बुलियन आर क्लासिफाइड एज ए रिजर्व एसेट। इन इंडिया the reserve asset have always been less than 50% of India's international financial asset। रिजर्व एसेट ऑलवेज सब तो बुरा लगता है देखने में, एक दो सही है। रिजर्व एसेट आर करेंसी या फिर अदर एसेट, जैसे कि गोल्ड, दैट कैन बी रेडली ट्रांसफरेबल एंड आर यूज टू बैलेंस इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एंड पेमेंट्स। आपके पास डॉलर हो, आपके पास गोल्ड हो, ये सब इसका इस्तेमाल आप आसानी से ट्रांसफर के रूप में, मतलब ये इसको दिए या दूसरा चीज़ ले लिए, ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में किसी तरह क्राइसिस ना उत्पन्न हो जाए। ए रिजर्व एसेट मस्ट बी रेडली अवेलेबल, फिजिकल कंट्रोल्ड बाय द पॉलिसी मेकर्स एंड इजीली ट्रांसफरेबल। रिजर्व एसेट ऐसा होना चाहिए जो आसानी से स्वीकृति हो, जिसकी जो आसानी से उपलब्ध हो, जिस पर कंट्रोल्ड होना चाहिए पॉलिसी मेकर्स का। जैसे कि यूएस डॉलर इज ए रिजर्व करेंसी, मीनिंग इट इज वाइडली हेल्ड एज ए रिजर्व एसेट अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इसको सबसे ज़्यादा एक तरह से रिजर्व के रूप में रखा जाता है। रिजर्व एसेट अकाउंटेड फॉर 68.5% ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल फिनेंशियल एसेट। तो ये 68.5% है इंडिया का इंटरनेशनल फिनेंशियल एसेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। यूजली लेंडर्स सफर, borrowers benefit out of inflation। Holding money remains an intelligent economic decision during inflation। With every inflation, the currency of a country appreciate। दो और तीन तो ऐसे ही खत्म हो गया, एक सही है। इन्फ्लेशन रीडिस्ट्रीब्यूट करता है वेल्थ फ्रॉम क्रेडिटर टू डेप्टर।
lenders suffer and borrower benefit out of inflation. देने वाला नुकसान में रहता है और चुकाने वाला फायदे में रहता है. The opposite effect takes place when inflation falls. जैसे कि डिफ्लेशन के समय अगर आप अपने पास पैसा रखते हैं तो उस पैसे की जो कीमत है, जो वैल्यू है, वो गिर जाती है इन्फ्लेशन के कारण, तो आपको नुकसान हो जाएगा क्योंकि इन्फ्लेशन उसको खा गया. तो होल्डिंग मनी डज नॉट रिमेन इंटेलिजेंट इकोनॉमिक डिसीजन बिकॉज मनी लूज वैल्यू विथ एवरी इंक्रीज इन इन्फ्लेशन. जो रुपया 100 रुपया था आज वो तो 105 रुपये के बराबर नहीं है क्योंकि कीमत तो रुपये की और घट गई ना, तो वो 75 रुपया 85 रुपया के बराबर हो जाएगा. Every inflation, the currency of economic depreciated, loses its exchange value in the front of the foreign currency, provided it follows the flexible currency regime. Next question. In India, internal debt comprises, जो हम लोग बाहर से नहीं बल्कि अंदर अंदर का जो लोन लेते हैं उसमें क्या क्या होता है शामिल. लोन रेज इन द ओपन मार्केट, treasury bill issued by the state government and commercial banks, treasury bill, non-interest bearing rupee securities issued to the international financial institution. 2 नंबर तो ऐसे गलत हो गया क्योंकि ट्रेजरी बिल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च मतलब नहीं जारी किया जाता है पहली बात. और लोन्स, ये सही बात है, लोन्स रेज किया जाता है ओपन मार्केट से. 1 और 3 यहाँ पर दोनों दे दिया, सब के सब इंटरनल डेप्ट्स के हिस्से हैं. ट्रेजरी बिल जनरली राज्य सरकार जारी नहीं करती जहाँ तक आई नो अबाउट दैट. इंटरनल डेप्ट कंप्राइजेज लोन रेज इन द ओपन मार्केट. दूसरा है कि कंपनसेशन और भी अदर बॉन्ड्स है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स बोरोइंग थ्रू ट्रेजरी बिल इंक्लूडिंग ट्रेजरी बिल्स इशूड टू द स्टेट गवर्नमेंट. ट्रेजरी बिल इशू टू द स्टेट गवर्नमेंट, ट्रेजरी बिल इशू किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, ये लिखा हुआ है. कमर्शियल बैंक्स and other investor as well as a non-negotiable non-interest bearing rupee securities, non-interest bearing rupee security issued to the international financial institution. Consider the following statement regarding Asian Infrastructure Investment Bank AIIB. Asian Infrastructure Investment Bank, it is a development bank with a mission to improve the economic and social outcomes in Asia. AIIB does not allow a non-sovereign entities to apply for AIM membership. Why no? केवल सरकार ही इसमें निवेश करेगी ऐसा कोई थोड़ा जरूरी है. अप्लाई कर सकते हैं, एक बड़ी एजेंसी भी अप्लाई कर सकती है मेंबरशिप लेना चाहती है तो. बहुत सारी एजेंसियां ली है इसका. AIIB projects preparation special funds, provides technical assistance, grants to the support and the preparation of high quality bankable projects for AII members. 2 गलत है, बाकी सब सही है. 1 और 3. देखिए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इज ए हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है और इसकी स्थापना हुई थी 2016 में, जनवरी 2016 के आसपास. और ये एक डेवलपमेंट बैंक है जिसका उद्देश्य इकोनॉमिक और सोशल जो आउटकम्स है उसको बेहतर करना है, खास करके एशिया में. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB आफ्टर चाइना एंड इज ऑल्सो द लार्जेस्ट रेसिपिएंट भी है, ध्यान रहे, फ्रॉम द मल्टीलेटरल एजेंसीज. Membership in AIIB shall be open to the members of the International Bank for the Reconstruction and Development or the ASEAN Development Bank. Unlike the Multilateral Development Bank, AIIB allows for non-sovereign entities. Non-sovereign entities को भी अलाउड करता है कि आप भी अप्लाई कर सकते हैं इसका मेंबरशिप के लिए, assuming their home country is a member.
AIIB प्रोजेक्ट प्रिपरेशन स्पेशल फंड, ये जो AIIB प्रोजेक्ट प्रिपरेशन स्पेशल फंड की स्थापना जून जून 2016 में की गई थी, स्टेब्लिश इन 2016। द प्रोजेक्ट प्रिपरेशन स्पेशल फंड एक मल्टी डोनर फैसिलिटी with the primary purpose supporting the eligible members, especially low income members, preparable bankable infrastructure projects. AIB may finance special funds, provide technical assistance grants for preparing bankable infrastructure projects. Through these grants, clients can hire experts and consultants to carry out the required preparation work. Consider the following statement regarding the foreign direct investment FDI in India. FDI is regulated through the Foreign Contribution Regulation Act FCRA. FDI न्यू रेगुलेट करेगा for an investment into the listed company to be qualified as FDI. It should be 10% or more of the post issue paid up entity equal capital. In India, FDI is not allowed into unlisted companies. तो आपने एफडीआई का कॉन्सेप्ट अगर सिंपल से समझा होगा तो दूसरा स्टेटमेंट के अलावा सभी गलत है। एफसीआरए का कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं है एफडीआई से। और ये अनलिस्टेड कंपनीज में आया, लिस्टेड कंपनी में आया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? एफडीआई आना चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इज रेगुलेटेड अंडर कोडिफाइड फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन। सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसी है, रेगुलेशन होता है। अलग अलग सेक्टर में जो एफडीआई आती है उसके अलग अलग मंत्रालय हैं, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी एज वेल एज इंटरनेशनल अग्रीमेंट उसके लिए स्पेशल होता है। प्राइमरली अगर देखा जाए तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज रेगुलेटेड थ्रू दी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा है इसके लिए। पहले फेरा हुआ करता था, अब फेमा है। 1999 का एक्ट है, अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड रूल्स और रेगुलेशन इशू किया जाता रहा है। एफडीआई is the investment through the capital instrument by a person resident outside India। एक ऐसा व्यक्ति जो बाहर का हो, भारत का नागरिक नहीं होना चाहिए। भारत का नागरिक का मतलब नहीं है भारत का निवासी नहीं होना चाहिए। वो नागरिक हो चाहे ना हो, कोई मतलब नहीं, भारत का निवासी मतलब नहीं होना चाहिए। एंड इन एन अनलिस्टेड इंडियन कंपनी, सबसे पहली बात, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ए। दूसरा है कि इन एन अनलिस्टेड इंडियन कंपनी बी, 10% या फिर मोर ऑफ द पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑन द फुल्ली डायल्यूटेड बेसिस ऑफ ए लिस्टेड इंडियन कंपनी। देखिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज एन एनी इन्वेस्टमेंट made by a person resident outside India in a capital instrument where such investment less than 10% of the post issue paid up equitable equity on a fully or diluted basis of the listed Indian company, or less than 10% of the paid up value of each series of the capital instrument of the listed Indian company. Which of the following best describes seed capital? सीड कैपिटल का मतलब शुरुआती दौर में पैसा लगा देना, जो अभी भी उभर रहा है। एसेंशियल कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोक्योर सीड फॉर कल्टीवेशन मानसून, सब कुछ नहीं है इससे मतलब। इसका सही मतलब है डी, इट इज एन अर्ली कैपिटल रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अप अ न्यू बिजनेस। सीड कैपिटल इज द फंडिंग रिक्वायर्ड टू गेट अ न्यू बिजनेस स्टार्टेड, किसी नई बिजनेस की शुरुआती अवस्था में जो पैसा लगाया जाता है। This initial funding, which is usually comes from business owner or perhaps friendly friends, supports preliminary activities such as market research, product research, डेवलपमेंट R&D के लिए, बिजनेस प्लान के लिए पैसा दिया जाता है। एंजल इन्वेस्टर भी हो सकता है इसमें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया
International Bullion Exchange (IIBX). IIBX will be India's first bullion exchange at National Stock Exchange of India Limited in Mumbai. Will be IIBX पहला होगा. Qualified jewelers will be permitted to import gold through the IIBX. The bullion exchange also necessary infrastructure to store physical gold and silver, which of the correct. पहली बात तो ये IIBX पहला क्यों होगा, वही तो बोल रहे पहला क्यों, इससे पहले भी तो बन चुका है. देखिए 29 तारीख को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है इंडिया का फर्स्ट बुलियन एक्सचेंज, जिसका नाम रखा गया है इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX, फर्स्ट बुलियन एक्सचेंज. ये गुजरात के गिफ्ट सिटी में स्थापित किया जा रहा है. गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, India's maiden international financial service center IFSC, located between Ahmedabad and Gandhinagar. The bullion exchange was announced in 2020 Union Budget, has not only enrolled jewelers to trade on exchange but also set up a necessary infrastructure to store physical gold and silver. Qualified jewelers will be permitted to import gold through the IIBX. For the first time in India, since the liberalization of the gold imports through the nominated banks and agency in 90s, the eligible qualified jewelers in India, as notified by the International Finance Service Center Authority, have been allowed to directly import gold through the IIBX. This reforms this reform permits direct participation of qualified jewelers on IIBX. IIBX में आइए ज्वेलर्स को स्वागत है for the purpose of the importing gold. Apart from the qualified jewelers, non-resident Indians (NRI) and institution will also be able to participate on exchange after registering with the IFSCA. In this medium term, institutions such as funds for gold ETF are also expected to participate. आने वाले समय में गोल्ड ETF भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ऐसा अनुमान है. Which of the following are the advantages of having a bullion exchange in India? क्या फायदा होगा बुलियन एक्सचेंज जो बनाया गया अभी इसका? तो बुलियन इंपोर्ट फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन कैन बी चैनलाइज थ्रू द एक्सचेंज. जो बुलियन हम लोग इंपोर्ट करते हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, वो एक तरह से चैनलाइज किया सकता है एक एक्सचेंज मीडियम से. It will offer advantages of price discovery, transparency in disclosure, guaranteed centralized clearing, assurance of quality. It will be an important step towards financialization of bullion-based product. Financialization of the bullion-based products. Of course, all are correct. What are the advantage of the bullion exchange in India? That's simply IIBX will be a gateway for the bullion import India. Bullion मतलब कोई वस्तु दे और कुछ नहीं होता, वस्तु imports in into India. जो हम लोग ऐसे जनरली खरीद लेते थे उसके लिए बुलियन होता कितना बेहतर है. IIBX है ना इसके लिए. Where bullion imports for domestic consumption shall be channelized through the exchange. इसको channelize कर दिया जाएगा exchange medium के माध्यम से, exchange के द्वारा. In addition to providing a trading avenue, the various participants, a bullion exchange will also offer the advantage of price discovery. इस exchange में आप आराम से price discovery कर सकते हैं. Transparency in disclosure, guaranteed centralized clearing and assurance of quality. A bullion exchange, apart from providing standardization and a transparent mechanism, will also be an important step towards financialization of bullion-based product. Gini coefficient or Gini ratio is associated with one of the following measurement in economic. Of course, inequality मापता है ये. Gini coefficient को Gini ratio कहते हैं. It is measure of statistical dispersion intended to
represent the income inequality or wealth inequality within a nation or a social group. अगर गिनी कोफिशिएंट जीरो है तो मतलब परफेक्ट क्वालिटी है, और गिनी कोफिशिएंट वन है तो मतलब मैक्सिमम इनक्वालिटी है. Consider the following statements. The price rise, which is the result of increase in the production cost, is known as cost push inflation. Price rise, which is the result of increase in the production cost, is cost push inflation. If the price of one good has gone up, it is considered inflation? Not at all. Not at all. A mismatch between the demand and supply can lead to the inflation. ये हो सकता है definitely. तो एक और तीन. A rise in the general level of price. General level of price and general subs is inflation. If the price of the one good has gone up, it is not inflation. It is skew inflation. It is inflation only if the price of the most goods have gone up. Mismatch between demand and supply pulls up prices. Either the demand increases over the same level of supply, or the supply decreases with the same level of demand, and thus the situation of the demand pull inflation arise. An increase in the factor input cost, wage or raw materials, so pushes up the prices. The price rise, which is the result of increase in the production cost, is cost push inflation. Consider the following statements. Product taxes and subsidies are paid or received per unit per product. प्रोडक्ट टैक्सेस और एक प्रोडक्शन टैक्सेस दो चीज़ होता है. प्रोडक्ट टैक्स जो होता है एंड सब्सिडीज आर पेड और रिसीव्ड पर यूनिट और प्रोडक्ट, while the production taxes and subsidies are paid or received in relation to the production or independent of the volume of the production. Factor cost includes only the payment of the factor of the production including tax. Factor cost includes only the payment of the factors of the production including tax. Which are the correct? जो फैक्ट्री में जो कॉस्ट लगता है, फैक्टर कॉस्ट जिसमें बोलते हैं हम लोग उसको, ओनली द पेमेंट ऑफ टू द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन इंक्लूडिंग टैक्स. नॉट ऑल. नो 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 नो. इसका सही जवाब है दो और तीन. एक और दो, तीन तो गलत बताया, सॉरी. वही तो, एक और दो सही है. इन इंडिया द मोस्ट हाईलाइटेड मेजर ऑफ नेशनल इनकम हैज बीन द जीडीपी एट द फैक्टर कॉस्ट. सबसे इंपॉर्टेंट है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. ये निकलता कैसे समझ लीजिए. जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है ये सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO of the government of India has been reporting that GDP at factor cost and market prices. फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में जीडीपी का कैलकुलेशन जो होता है वो सीएसओ के द्वारा होता है. The distinction between factor cost, basic prices, and market prices is based on the distinction between net production tax. Production taxes less production subsidies, and net product tax less minus product subsidies. देखिए, production taxes and subsidies are paid or received in the relation to the production and are independent of the volume of the production. कितना आप उत्पादन कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. 10 kg कीजिए, 10 लाख kg कीजिए, प्रोडक्शन टैक्स उतना ही लगेगा. जमीन का जो रजिस्ट्री होता है या फिर बिजली का जो बिल होता है, जो उस पर जो टैक्स लगता है या फिर इस प्रकार के जो टैक्स होते हैं ना, वो उतने रहते हैं. वो डिपेंड नहीं करते कि आपने कितना उत्पादन किया. उसको प्रोडक्शन टैक्स बोलते हैं, जो वॉल्यूम से डिपेंडेड ही नहीं है. जैसे कि लैंड रेवेन्यू, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फी, ये सब जो है ना उतना ही होगा ना. जबकि प्रोडक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी जो होता है वो पेड या रिसीव किया जाता है यूनिट के अनुसार, प्रोडक्ट के अनुसार. 1 यूनिट में इतना, 1 kg में इतना, 10 kg में इतना. उसी तरह सब्सिडी जैसे कि एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ड्यूटीज, ये सब डिपेंड करता है कि आपने कितना मंगाया, अमाउंट की क्वालिटी, क्वांटिटी कितनी थी उसकी. फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड्स ओनली पेमेंट टू द फैक्टर प्रोडक्शन. फैक्टर कॉस्ट में
जो फैक्ट्री के अंदर जो सामान बनता है उसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, जिसमें कि अभी तक सब्सिडी जुड़ी नहीं है और अभी तक उसमें टैक्स लगा नहीं है, ठीक है, उसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड्स ओनली द पेमेंट टू द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। तो उसमें केवल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगेगा, इट डज नॉट इंक्लूड एनी टैक्स। उसमें कोई टैक्स तो लगा नहीं अभी ना, डज नॉट इंक्लूड एनी टैक्स। फैक्टर कॉस्ट में किसी भी प्रकार का कोई टैक्स का इंक्लूडेशन नहीं कर सकते, सब्सिडीज भी नहीं जोड़ सकते हैं। Consider the following statement. Import cover is the number of months of import that could be paid for any by a country's forest reserves. Import substitution is an inward-looking trade strategy aimed at replacing import with the domestic production. बिल्कुल दोनों कथन सही है, तो इसलिए डी होगा, क्योंकि इसमें पूछा था नॉट इनकरेक्ट पूछा था, तो कोई इनकरेक्ट नहीं है। इम्पोर्ट कवर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ इम्पोर्ट। अब कितना महीना आयात कर सकते हैं, खरीद सकते हैं बाहर के माल को। दैट कुड बी फॉर कवर्ड फॉर बाय कंट्रीज इंटरनेशनल रिजर्व। आपके पास कितना फॉरेन रिजर्व है, वो वास्तव में इम्पोर्ट कवर को दिखाता है। जितना ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व होगा हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर, उतना ज़्यादा हम लोग का इम्पोर्ट कवर होगा। जनरली इसको औसतन 12-13 माना जाता है बेहतर। इम्पोर्ट कवर्स एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर, इंडिकेटर बहुत अच्छा इंडिकेटर है ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द करेंसी। किसी देश का इम्पोर्ट कवर जितना बेहतर रहेगा, जितना ज़्यादा होगा, उसकी करेंसी उतनी ज़्यादा स्टेबल रहेगी। Import substitution generally refers to a policy that eliminates the importance of the commodity and allows the production in the domestic market. घर में बनाइए ना सब चीज़, क्यों बाहर से खाली मंगा रहे हैं, नहीं बोलते हैं इस तरह हम लोग। वो ही है एक तरह से, और ये कहीं ना कहीं डी ग्लोबलाइजेशन की बात करता है। मतलब हम लोग को विश्व से लेना देना नहीं है, ज़्यादा सामान हम बाहर से क्यों मंगाएंगे। The objective of this policy is to bring about structural changes in the economic. Which of the following are the major economic traits of boom? बूम में क्या क्या दिखता है, क्योंकि प्रत्येक इकोनॉमिक की एक स्थिति होती है, फेज होता है। बूम आता है, फिर स्लो डाउन आता है, फिर रिसेशन आता है, फिर रिकवरी होती है, फिर बूम आता है, ये ना। तो बूम का बारे में पूछा जा रहा है। बूम में क्या क्या लक्षण होते हैं। डिमांड पिक्स अप टू सच ए हाई लेवल that it exceeds sustainable output production level. The economic might face structural problems like shortage of investable capital or lower saving. सेविंग तो घट ही जाएगा। Might face structural problems like shortage of investable capital. The market forces mismatch and tend to create a situation where inflation start going upward. इन्फ्लेशन तो बढ़ सकता है बूम में, क्योंकि सबके पास पैसा है। अगर मिसमैच उत्पन्न हो गया तब। तो एक सही है, 3 सही है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स भी हो सकता है अगर strong upward fluctuation in economic activities is called boom. The major economic traits of boom may be listed as a given below. An accelerated and prolonged increase in the demand. Demand picks up to such a high level that it exceeds sustainable output and production level. The economic hits up and demand supply lag is visible. The market forces mismatch, demand and supply disequilibrium, and tend to create a situation where inflation starts going upward. The economic might face structural problems like shortage of investable capital, lower saving, falling standard of living, creation of sellers market. तो बने रहिए इस चैनल में, देखते रहिए, सीखते रहिए, इसी तरह की सेवा जारी रहेगी आपके लिए। थैंक यू।